अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सालगिरह इलेक्शन के बाद मुल्क में पार्लिमानी, हुकूमती, सियासी और रियासती अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मुल्क की कौमी असम्बली को 23वां स्पीकर मिल गया, जब अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के लिए कुराए फ़ाल निकल गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला का हुमा पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी के सर बैठने को है, जबकि एक रोज बाद यानी इतवार को वज़ीर-ए-आज़म और 9 मार्च यानी अगले हफ्ते को नए सदर मुमलिकत का इंतखाब भी हो जाएगा। आज का दिन कौमी असम्बली के इस इजलास की नजर रहा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि उनके हरीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट पड़े। इसी तरह पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। गो के गुज़िश्ता रोज की तरह आज का सेशन भी हंगामा खेजी से भरपूर रहा। मुस्बत पहलू यह है कि तमाम मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ते रहे और जमहूरी और पार्लिमानी रवायात को रोंदे बगैर एहतजाजी आवाजें भी उठती रहीं। सरदार अयाज सादिक साहब 199, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब 91 वोट्स। वो कहते स्पीकर अयाज सादिक ने सियासत में इत्तेफाक की राय पैदा करने और इख्तलाफात को जमहूरी अंदाज में निपटाने का अज़म किया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर मैंडेट चुराने का गिला करते रहे। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया, इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कानून कायदे के मुताबिक इस जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन दो पहिए हैं एक गाड़ी के, बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। स्पीकर मैं इस कुर्सी पे हूँ, मगर इस कुर्सी के अलावा आपका भाई और आपका दोस्त हूँ। हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूँ, आप 7 पार्टी हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने 180 सीटें हमें दी। अगर वफाक में तहरीक इंसाफ धांधली की दुहाई देते हुए इख्तलाफी आवाज बुलंद करती रही तो खैबर पख्तूनख्वा में अपने इक़्तिदार को जायज़ करार देती है। फायर ब्रांड रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आला मुंतखब होते ही पार्टी से होने वाले जुल्म का अज़ाला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मैं एक आजाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर-ए-आला बना हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है। जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब नाज़रीन, तकरीबन सारी हुकूमतों की जो है वो वजूद में आने के वाले से मामलात तय पा चुके हैं और दीगर अहम ओहदों के वाले से भी चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही है। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो MQM का मामला तो तकरीबन सुबह तय पा गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के वाले से कुछ भी मामलात तय नहीं पा रहे। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ अप्रोच कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी बार बार उन्हें अप्रोच कर रही है। कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। आखिर ऐसा क्या है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें आज से 1.5 हफ्ते पहले इसहाक डार ने साफ जवाब दे दिया था उनके डेलीगेशन को कि भाई हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, आपने आने में देर कर दी, हमारी हुकूमत बनाने के वाले से नंबर हमने अचीव कर लिया है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार नून लीग चल के जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होते हुए या हुकूमती बेंचेस पे उनके बैठने को हुकूमत की लाइफ इंश्योरेंस समझती है? इसी पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब, जबकि अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन के साथ। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कौमी असम्बली में 2 रोज से माहौल देखने को मिल रहा है, जो हुल्लड़बाजी देखने को मिली है, क्या अगले 5 साल असम्बली में यही माहौल रहेगा, ऐसी ही असम्बली चलेगी? देखिए, ये जिसको आप कौमी असेंबली कह रहे हैं ना, ये जाली कौमी असेंबली है। हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो हकीकत है उसको सामने रखें। और इस वक्त जो जद्दोजहद है वो ये है कि जी इसका जेन्युइन मैंडेट जो है वो सिक्योर किया जाए। और वो जेन्युइन मैंडेट इसका उस वक्त सिक्योर होगा जबकि जो इलेक्शंस में जो डाका डाला गया है उसको वकेट किया जाए और जो लोग जीते हुए हैं उनका राइट जो है असेंबली में बैठने का, एज मेंबर्स
हो वो एक्सेप्ट किया जाए। मेरी ख्वाहिश है, ज़ाती ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक जो ये डाका है ये वकेट नहीं होता, असेंबली के अंदर टेंशन मौजूद रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि हम असेंबली में हैं, हम असेंबली में रहेंगे और असेंबली के अंदर रह के अपना रोल जो है वो एक इंतहाई रॉबस्ट तरीके से हम वो अदा करें। साहब, एक तरफ आप इस असेंबली को जाली कह रहे हैं, हल्फ उठा के लेजिटिमेसी भी इस असेंबली को आपने दे दी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि लग ये रहा है कि आज हम जो दौरों से देख रहे हैं असेंबली के अंदर माहौल, तहरीक इंसाफ को अब एहसास होने लगा है कि आपका जो पिछली मरतबा असेंबली छोड़ने का फैसला था, असेंबलियां छोड़ने का, कौमी और सूबाई असेंबलियां, वो आपका गलत फैसला था। इन दौरों में आपको एहसास हो गया होगा इसका। समझ मैं अब माजी में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या ठीक हुआ क्या गलत हुआ। इस मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि जी हमें आगे की बात करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए, और आगे जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी हम इस असेंबली की जो फाउंडेशंस है ना, वो उनकी बुनियादें जो हैं वो ठीक करें, और उसी की हमारी कोशिश है, वही करने की हमारी कोशिश है। अगर हम इसकी बुनियादें ठीक करेंगे तो इसके ऊपर हम एक मजबूत हमारे साहब माजी की गलतियों से सीख कर ही एक मजबूत बुनियाद बन सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है कामयाबी से। और वो गलती आपसे ये हुई है, आपको मानना पड़ेगा कि आपने असेंबली छोड़कर एक बड़ी सियासी गलती की थी जिसका आज आपको एहसास हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे कि अर्ज किया है ना कि वो आपका कहना दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक और भी दूसरी आरा भी हो सकती हैं। लेकिन बहरसूरत इंसान अपने पास्ट से सीखता है। कम से कम मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि अपनी हर गलती से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको दोहराएं नहीं। तो इस वक्त जो अच्छा है, जो अच्छा फेल है, अच्छा जो काम है वो ये है जी कि हम असेंबलीज में बैठे हैं, मजबूत हम बैठे हुए हैं और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं ऑपोजिशन का, और ये ऑपोजिशन का रोल जो है ये इंतहाई कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और रॉबस्ट होगा। आई थिंक वो जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की जड़ें जो हैं और मजबूत करने के लिए ऑपोजिशन यही रोल आप प्ले करते हैं। अगर पिछले 16 महीनों में तो शायद हालात डिफरेंट होते हैं। अब सर मुझे ये बता दें कि असेंबली के साथ साथ आप लोग कल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर मुल्क में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी शुरू करने जा रहे हैं। क्या ये वन डे इवेंट होगा या फिर एक बड़ी तहरीक का नुक्ता आगाज हो सकता है? देखिए, ये तो कल का जो इवेंट है वो तो सिर्फ कल के इवेंट के तौर के ऊपर होगा, लेकिन क्या ये कोई एक लंबी एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि आइंदा 2, 4, 6 हफ्तों में क्या होता है, और रियासत का जो रिस्पांस है वो क्या है, रियासती इदारों का रिस्पांस जो है वो क्या है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या डाका डाला गया, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में किसी किस्म का डाउट है किसी के माइंड में। अब जो चैलेंज है वो ये है जी कि इस डाके को वकेट कैसे करना है। तो उसके लिए हम रियासत और रियासत के इदारों से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हाँ, उनका ये वकेट करना पड़ेगा, हर सूरत में करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले भी कहता हूं कि जी हमारे पास आईनी रास्ता है, हम बैठे हुए हैं जी, असेंबलीज के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे पास कानूनी रास्ता है, हम अपनी पिटिशन लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसके अलावा बाकी जगह भी जाएंगे। और हमारे पास सियासी रास्ता है जिसका नुक्ता आगाज जो है वो समझने के कल है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आगे इसको किस तरीके से। आपने जो अमल किया है ना वो IMF को खत लिखने वाला, वो लगता है कि आप इदारों से एतमाद साजी करना नहीं चाहते। आपकी जानिब से IMF को लिखिए कि खत के अमल ने इस एतमाद साजी के अमल को ठेस पहुंचाई है, एक ऐसे मौके पर बिलखुसूस कि जब पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आप नहीं समझते कि इस खत लिखने की, इस फैसले की टाइमिंग बड़ी गलत है, और ये फैसला ही बड़ा गलत था, और अगर IMF की फंडिंग रुक जाती है आपके खत की वजह से तो जिम्मेदार आप होंगे उसके? आपने खत पढ़ा है समर साहब? मैं सिर्फ फॉर माय अंडरस्टैंडिंग में आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपका खत मैंने पढ़ा है। दूसरे पैराग्राफ में आप बिल्कुल वजाहत कर रहे हैं कि ये खत जो है ये IMF प्रोग्राम और पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी जो है IMF की तरफ से मिलने वाली फंडिंग में रुकावट हायल नहीं करना चाहता, लेकिन आगे चल के आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं वो यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में रुकावट डाल सकती हैं। देखिए, वो मैं आपके इस परसेप्शन के साथ एग्री नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो IMF का अपना मैंडेट है जिसके तहत ये ऑपरेट करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ एक फाइनेंशियल इनका ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको कर्जा देते हैं ताकि वो अपने अहदाफ जो हैं, इकोनॉमिक अहदाफ उनको हासिल कर सकें। हमने उस मैंडेट को इन्वोक किया है सिर्फ और सिर्फ, और वो मैंडेट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनका पैराग्राफ नंबर 19 है जिसको हमने कोट किया हुआ है अपने लेटर में कि अमला, IMF का अमला दैट इज कि ये भी निशानदेही कर सकता है कि बदउनवानी की वसी अफवाहों के माहौल में, जहां अफवाहों पर हकीकतन एतबार भी किया जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए
एक आजादाना ऑडिट का अमल जरूरी हो सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मैंडेट से इस पैराग्राफ को इन्वोक किया है और कहा है कि जी पाकिस्तान के हालात जो हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो इलेक्शंस हैं इसके ऊपर जो डाका डाला है उस कॉन्टेक्स्ट में ये ममासलत रखते हैं आपके इस क्लॉज से, और ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ ये हो सकती है कि आप कम से कम 30% कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप ये ऑडिट करवाएं ताकि वो आपको एहसास हो सके कि क्या हुआ है। लेकिन ये किसी सूरत में इंटरवीन नहीं करेगा। IMF की बाकी जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए वो हमने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है 2 डिफरेंट प्लेसेस कि वो जो जारी रहेगा उसको हम बिल्कुल किसी सूरत में हम इंटरवीन नहीं करेंगे और उसको ब्लॉक करने की कोशिश। लेकिन रोफ हसन साहब आपकी जानिब से लिखे गए इस खत को साइफर 2 से जोड़ा जा रहा है और इत्तलात ये भी आ रही है कि हुकूमत बनने के फौरी बाद आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी दायर हो सकता है, कोई आर्टिकल 5 की बातें हो रही है, लॉयल्टी टू द स्टेट की बात हो रही है। वो देखिए जी, जो मुकदमे आगे हम भुगत रहे हैं, ये मुकदमा बनाएंगे तो वो भी भुगत लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किस बेसिस के ऊपर बनाएंगे, कैसे बनेगा, क्या हमने किया है। आप इस खत के कंटेंट्स जो है वो सबके ऊपर आए हैं, वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने कहाँ वायलेट किया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने उनको ये भी नहीं कहा जी कि आप डायरेक्ट इंटरवीन करें, हमने ये भी नहीं कहा हुआ। हमने लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मिसाल दी है कि जी वो ये ऑडिट कर सकते हैं। क्या ऑडिट डिमांड करना जो है वो गद्दारी है पाकिस्तान के साथ? क्या ये कहना कि जी इलेक्शन चोरी किए गए हैं ये गद्दारी है, या इलेक्शन चोरी करना गद्दारी है? ऑडिट डिमांड करना कोई गद्दारी नहीं है, लेकिन ऑडिट डिमांड के लिए आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे कानूनी ऑप्शन मौजूद थे, आपने वो सारे के सारे एग्जॉस्ट नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, अब वहां पे पिटीशन अभी तक आपने कोई दायर नहीं की। आपने सारे के सारे लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान में जब तक आपने एग्जॉस्ट नहीं किए, उससे पहले ये आप सीधे IMF के पास पहुंच गए। कल को ये फंडिंग रुक जाती है तो जिम्मेदार फिर आप होंगे उसके। हम अपने मुल्क में लीगल फोरम्स को अप्रोच पास्ट में 2 साल में करते रहे हैं, हमें रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पकड़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिला। सर पहले आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, भी रिलीफ नहीं मिला हुआ। ये सिर्फ मैं 2 साल की तारीख बयान कर रहा हूं आपके सामने, मैं 76 साल की तारीख नहीं जुडिशरी की बयान कर रहा, जो इंतहाई भयानक है, इंतहाई भयानक है वो। मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूं, उस हकायक की तरफ निशानदेही कर रहा हूं जो कि हमने 2 साल में बर्दाश्त किए हैं, जो हमने सफर किए हैं। हम उसके बावजूद इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाते रहेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं हम उनको इस्तेमाल करने का राइट रखते हैं। और तो वही सर, इस मामले में आप किस हद तक जाएंगे? मुझे याद है कि पिछली मरतबा जब आपकी हुकूमत थी KP में और पंजाब में, आपके वज़ीर आला ने IMF की जानिब से सरप्लस के वाले से जो यकीन दहानी होती है, गारंटी जो लेनी होती है, उस पर आपने आपके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने मना कर दिया था कि भाई आपने नहीं देनी यकीन दहानी। तो क्या इस मरतबा भी आपके खैबर पख्तूनख्वा से अली बिन गन्नापुर साहब ऐसा कोई खत जो है वो लिखेंगे IMF को, भाई हम कोई गारंटी नहीं दे रहे? देखिए, रियासत का जहां एक बेनिफिट आएगा या रियासत का जो काम होगा उसमें PTI की हुकूमत या हुकूमतें इंटरवीन नहीं करेंगी, उसको ब्लॉक नहीं करेंगी। सही है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप मुनासिब बात, जिस चीज से आप ममासलत इसकी कर रहे हैं वो बिल्कुल ममासलत बनती नहीं है। और मैंने आपको पहले चूंकि पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया है कि हम जो फंडिंग है उसको ब्लॉक करने के लिए ये लेटर नहीं लिखा गया, ना हम उस किस्म की कोई कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डाका डाला गया है इलेक्शंस के ऊपर उसको वेकेट किया जाए, और सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये अप्रोच किया है। चले रोफ साहब, सियासी मामलात के वाले से बता दें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले सेटअप में पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर कौन आ रहा है? बाकी होते तो तकरीबन सारे तय पा ही चुके हैं। अब ये भी, इसका भी खान साहब की तरफ से अभी डायरेक्टिव नहीं आया, मेरा ख्याल वो भी आज या कल आ जाएगा, तो वो भी उसको भी पब्लिक कर देंगे हम लोग। लेकिन होता यही है कि जी जो आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होता है, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर ना जीत सके तो वो यूजुअली ये होता है कि वो अपोजिशन लीडर का रोल जो है वो अज्यूम करता है। बट ये देखना पड़ेगा, गौर साहब भी बैठे हुए हैं उसी असेंबली में, ये उमर साहब भी हैं, तो ये खान साहब के फैसले का। सर मुझे ये बताएं फाइनली मौलाना फजल रहमान इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं आपके लिए भी, हुकूमत के लिए भी? उधर से मियां नवाज शरीफ उनके पास भागे भागे पहुंच रहे हैं, उधर से तहरीक इंसाफ पहुंचती है उनके पास, सुबह आप जाते हैं, दिन में नून लीग आती है, शाम में फिर आप चक्कर लगाते हैं मौलाना के पास, रात में फिर नून लीग पहुंच जाती है उनके पास, ऐसा क्या है?
देखिए, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि खान साहब ने कहा था जी कि इन 3 पार्टीज के अलावा जो पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM है, जो कि ये जो शब खून मारा गया है उसके परपेट्रेटर्स में से हैं, तो इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकी पार्टीज को इकट्ठा करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर और जमहूरी रवायात जो हैं उनको फरोग दिया जा सके और जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान में मजबूत की जा सके। सो ये जो कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, जिनको खान साहब ने डेजिग्नेट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए। बहुत शुक्रिया रूफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, जहां एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं मामलात पे बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह से असम्बली के अंदर माहौल चल रहा है उसमें तो बज़ाहिर बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत के लिए या स्पीकर नेशनल असम्बली के लिए असम्बली को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दिन से कर रही है, और इससे एक चीज़ ये भी वाज़ेह होती है कि तहरीक इंसाफ के जानिब से जो असम्बलियाँ छोड़ने का फैसला था वो भी एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला था, जिसका एतराफ़ अब खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कर रहे हैं। लेकिन आगे हुकूमत के लिए किस तरह की मुश्किलात होंगी, मियाँ नवाज शरीफ का आगे चल के अगले सड़क के अंदर इस रोल उनका क्या होगा, और कुछ इत्तलात ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ गालिबन लंदन जा रहे हैं, उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें नून लीग नो कर चुकी थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, अब उनके पीछे क्यों बार बार नून लीग जो है वो भाग रही है, इसकी वजह क्या ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन में उनके रोल से हुकूमत जो है वो खाइफ है। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं सर, असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में कल से हम जो माहौल देख रहे हैं सर, लग ये रहा है कि हिज़्ब इक़्तिदार के लिए तो आने वाले वक्त में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो उनके लिए तो असम्बली में बैठना ही लगता है कि बड़ा महाल है। जिस तरह की नारेबाजी, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं असम्बली में, मियाँ साहब तो लगता है असम्बली में बैठ भी नहीं पाएंगे, असम्बली में पहुंच तो गए वो। समर साहब, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इन्हीं फाशिस्ट जत्थों से 126 दिन का धरना भी बर्दाश्त किया था, जब ये असम्बली के बाहर जो है वो खैमे लगाकर बैठे हुए थे, और इसी तरह के नारे सुबह शाम अपने स्टेज से लगाते थे। लेकिन जो हुकूमतें यकसुई से अवाम की खिदमत करना चाहती हैं वो कामयाब होती हैं। तो उन्हीं धरनों में और उन्हीं हमलों में हमने इस मुल्क को दहशतगर्दी से लड़कर पुरअमन किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने महंगाई का खात्मा किया, हमने कराची में टारगेट किलिंग का खात्मा किया। तो लिहाजा ये एहतजाज चलता रहेगा, और ये जो इंतशार है आपकी स्क्रीनों पर वो भी मौजूद रहेगा, लेकिन हुकूमत अपना काम यकसुई से करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाएगी, जो असल मकसद है हुकूमत बनाने का। अभी तो सर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामान के तमाम अमूर हैं, जो पार्लियामान के अंदर इंतखाबात थे उनमें भी बड़ी बहुत दिलचस्पी लेते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह की उन्हें अपोजिशन पर्टिकुलरली मियाँ नवाज शरीफ को मिल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें एक तकरीर भी तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त में कोई करने दे कौमी असम्बली के अंदर। जी नहीं, देखिए, हमारा सिर्फ एक इशू बनेगा, वो मैं आपके सामने बता देता हूं, और वो है कि जिस तरह जून 2021 में तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की भारी किताबें मारी थी, वो एक खतरा जरूर है जिसके हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या एक साहब जो आज एक सूबे के वजीर आला बन गए हैं, उनका वतीरा ये था कि वो अपने 8-10 साथियों के साथ आकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को नंगी गालियां देना शुरू कर देते थे। तो वो इशू रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें हम बर्दाश्त करके आगे बढ़ेंगे। और ये आप देखेंगे ये आवाजें जो आज उठ रही हैं, ये कुछ अरसे बाद खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। ये हमने धरने के बाद भी देखा था कि उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफे दिए, कुछ अरसे बाद ये वापस आए, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस्तीफे देना एक गलत स्ट्रेटेजी थी। अब वो असेंबली के अंदर रह के इसी तरह से आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, और ये मामला सिर्फ असेंबली के अंदर तक लगता है महदूद नहीं रहेगा। कल से यानी हफ्ते के रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक एहतियाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है, तो ये मामला जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक शायद महदूद नहीं रहेगा। तो वो भी बाजू आजमाए हुए हैं। हमने 2013 से 18 तक ये भी देख लिया था कि पहले धरना हुआ, उसके बाद इन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए,
और एक बात जो अक्सर आपके नाजरीन से कोई याद नहीं रहता, मैं एक याद करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने एक मुसल्ला और मुतशद्दद हमला किया था इस्लामाबाद के ऊपर, जिसको फिर हमने अटक पुल पर रोका था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे तजर्बे का हिस्सा है और हम यकसुई से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे। ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का रोल क्या होगा पर्टिकुलरली अगले सेटअप के अंदर? वैसे एक इतला तो आ रही है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे हैं दोबारा से, और कुछ इतला ये भी हैं कि वो 22 मार्च से पहले वो जो है बरतानिया जा रहे हैं। जी, ऐसी कोई खबर पार्टी के अंदर तो हमें नहीं बताई गई। वो आपको मालूम है कि रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं। अभी तक हमें यही खबर है कि वो आखिरी अशरे में मदीना तशरीफ ले जाएंगे। लंदन की अभी तक कोई खबर वेरीफाई नहीं हुई। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो मौलाना फजल रहमान वाला मामला है, इस पे बताएं कि पहले तो जब मौलाना फजल रहमान का जब एक डेलीगेशन खुद जाके उसने अप्रोच किया इसाक डार साहब को, तो डार साहब ने कहा जी भाई अब आपसे ट्रेन छूट गई, आपने देर कर दी है, हमारे मामला हुकूमत साजी के तय पा चुके हैं। तो उनको थैंक यू बोल दिया और विंडो क्लोज कर दी। अब जो है रोजाना दिन सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना साहब के घर की यात्रा कर रही है। कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए थे मौलाना फजल रहमान के घर। वजह क्या है इसकी? आपके पास नंबर्स तो पूरे हैं, हर चीज आपके पास पूरी है, पहले आपने मना भी कर दिया था मौलाना फजल रहमान को। क्या इस बात का अंदेशा है, डर है, खाइफ है मौलाना फजल रहमान के तरीके साहब के साथ मिलके अपोजिशन बेंचेस पे बैठने के या कोई एहतजाजी तहरीक शुरू किए जाने के हवाले से? नहीं, कल जब हलफ बर्दारी के वक्त मौलाना की मुस्कुराहट देखकर हमारे हौसले बुलंद हो गए, इसलिए मुस्लिम लीग नून जा रही है। हमारा एक बहुत, मेरा जाती तौर पे उनसे एक न्याजमंदी का ताल्लुक है और कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ के साथ भी उनका एक बहुत पुराना एक साथी होने का रिश्ता है। तो वो उसमें अगर कोई रुकावट भी आई थी तो अब वो दूर की जा रही है और उनके नंबर से ज्यादा अहम ये है कि मौलाना जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने और अपने तजर्बे से और उनकी जो जीरक सोच है। सर वैसे आपके हौसले अगर मौलाना की मुस्कुराहट तक अगर आ गए तो फिर मौलाना से आपको वाकई दोस्ती कर लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये बात नंबर्स से ज्यादा एक वो सब जमातें जो इमरानी फाशिज्म का मुकाबला करना चाहती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए है। ये आज की जरूरत नहीं है, ये मुस्तकबिल की जरूरत है जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर उस हवाले से तो फिर महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो भी आपके बड़े करीबी थे, वो भी बड़े आपके साथ साथ रहे, तहरीक के दौरान भी, आपकी हुकूमत के दौरान भी आपके इत्तेहादी रहे। इसी तरह से अख्तर मेंगल साहब भी बड़े क्लोज रहे। उनके पास तो मियां साहब चल के नहीं गए, मौलाना फजल रहमान के पास जाना फिर ज़ाहिर है कोई खास वजह तो उसकी है। नहीं, देखिए, ये सब हमारे बहुत ही मोहतरम हवारी भी रहे हैं, एला भी रहे हैं और इतनी जल्दी फैसला ना करें। मियां नवाज शरीफ समझेंगे तो वो हर एक के पास जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि जमहूरी जमातों को इकट्ठा करना जरूरी है आने वाले फाशिज्म के चैलेंज से निपटने के लिए। तो सर इसके अलावा ये बताएं मुझे कि चैलेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है हुकूमत के लिए। तो ये बताएं कि कौन आ रहा है वजीर ख़जाना? आपका सबसे बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है वो मुआशी चैलेंज है। वजीर ख़जाना के बारे से क्या सर पार्टी में डिस्कशन चल रही है? इसाक डार साहब भी आ रहे हैं या किसी रिफॉर्मिस्ट को इस मरतबा आजमाया जाएगा? जी, डार साहब आज भी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरे नामों पर भी गौर हो रहा है और इस वक्त तो हतमी नाम हमारे सामने नहीं है। हतमी नाम तो जब काबीना गालिबन सोमवार के रोज अपना हलफ उठाएगी तभी सबको मालूम होगा। और अगर सेंटर में इसाक डार साहब अगर नहीं आते वजीर खजाना, तो फिर पंजाब में कोई रोल फिर वो एज्यूम करेंगे? नहीं, उनकी तो जो है बजट साजी में वो हमेशा वफाक को भी और पंजाब को हासिल रहेगी। पहले भी जब वो वफाक में थे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुआवनत करते थे, तो लिहाजा उनकी जो एक्सपर्टीज है और तजर्बा है वो हासिल होगा। लेकिन इस दफा वफाक में चैलेंजेस जो हैं वो बड़े गहरे हैं और उसके लिए फिर एक बेहतर मर्द व खातून किसी का जो इंतखाब है वो जरूरी है। तो अब यही जहां आपने आगाज किया सवाल का कि मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या रोल होगा, तो हतमी फैसला तो इस मामले में भी मियां नवाज शरीफ का ही है।
और आपने कहा जो खातून की बात की उसमें सर जो आपने कहा मुख्तलिफ बाकी ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं, उसमें क्या जो मौजूदा जो निगरान वज़ीर ख़जाना हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उनका नाम भी सर ज़ेर गौर है? क्या ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं किसी जो इंडिविजुअल है उसको डिस्कस ना करना बेहतर है, लेकिन बहुत सारे नाम इस वक्त कायदीन कराम के सामने हैं और जो एक बदले हुए बैनुल अक़वामी हालात हैं उनको भी सामने रख कर ही ये फैसला किया जाएगा। और ये इसमें बहुत बड़ा अहम रोल इस हकीकत का होगा कि हुकूमत बनते ही इसी महीना का आज शुरू हो गया मार्च का, कि चंद दिन बाद ही हमें IMF से मुज़ाकरात का आगाज करना है स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी के लिए, लिहाजा उस सब चीजों को सामने रख कर ही वजीर खजाना का फैसला होगा। और पीपल्स पार्टी जब तक काबीना में आ नहीं जाती, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी काबीना ज्वाइन करेगी, शायद बजट के बाद ज्वाइन करे या पहली एक्सटेंशन में पीपल्स पार्टी काबीना में आए, तो तब तक के लिए कोई स्टॉप गैप वजीर खारजा आएगा या कोई मुस्तकिल वजीर खारजा लगा रहे हैं? जी नहीं, अभी तो इस बुनियाद पर कोई स्लॉट खाली नहीं छोड़ा जा रहा कि पीपल्स पार्टी आएगी। अगर वो मुस्तकबिल में हमें शामिल होते हैं हुकूमत में तो उस वक्त ये फैसला होगा। फिलहाल ज्वाइन कर लेंगे। इसी बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं कि जो स्लॉट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून और जो हमारी हवारी जमातें हैं, MQM है, काफ लीग है, IPP है, उन सबको सामने रख कर ये फैसला हो रहा है। सर वैसे आपको इम्कान क्या लगता है, ज्वाइन कर लेगी पीपल्स पार्टी? सर मेरी इत्तला तो यह ज्वाइन करेगी कि पंजाब में तो गलबन वज़ारतें मांग ली उन्होंने आपसे कि इस वक्त तो वो गलबा भी चाहते हैं लेकिन मलबे से बचना भी चाहते हैं। तो जब उनको ये एहसास होगा कि अब तवाज़न जो है वो गलबे के हक में हो गया और मलबा कम हो गया, यानी हुकूमत कामयाब हो रही है महंगाई को रोकने में और बिजली और गैस के बिलों को कम करने में, तो फिर इंशाल्लाह वो गलबे में हिस्सा लेंगे और हुकूमत में इंशाल्लाह वजारतें जो हैं वो अपना क्लेम करेंगे। तो ये बतौर इत्तेहादी है कि रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है सर ये? जी नहीं, लेकिन ये सियासी अप्रोच है। जिस तरह मैंने कहा, वो इस वक्त मलबे से बचना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को स्टेबलाइज भी करना चाहते हैं, लेकिन बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि कोई उनकी तरफ पॉइंट आउट करके कहे। और गालिबन उनकी ये भी कोशिश है कि जो पहले 3 महीने में जो सख्त तरीन गैर मकबूल मुआशी फैसले करने हैं उसका मलबा भी उन पर ना पड़े। तो लिहाजा इस तरह मैंने कहा, जब मलबे और गलबे का तवाज़न जो है वो गलबे के हक में हो जाएगा तब इंशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जाहिर है आगे एक सबसे बड़ा मामला जो है वो सियासी इस्तेकाम लाने का आपके ऊपर भी होगा, ताकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, तो उसके लिए आपकी पार्टी किस हद तक जाएगी तहरीक इंसाफ को लेकर? क्योंकि इत्तलात कुछ ये भी आ रही हैं कि हुकूमत साजी जब हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ग़ालिबन कोई केस जो है ये IMF को ख़त लिखने के हवाले से भी कोई बन रहा है PTI की लीडरशिप के खिलाफ? जी मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो बनना चाहिए। IMF को यह खत लिखना मुल्क दुश्मनी है, और अगर इस पर लेजिस्लेशन नहीं है तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मामला है कि आप बैरूनी इदारों को अपने ऊपर काजी अल कज़ा बनाकर खुद उन्हें दावत दें कि हम पर आकर बैठे। ये पाकिस्तान के लोगों का इस्तेकाक है, पाकिस्तान की पार्लियामान का इस्तेकाक है, ये किसी बैरूनी इदारे का इस्तेकाक नहीं हो सकता। तो ये जो इस किस्म की हरकतें हैं कि आप ये तमीज ही ना करें कि अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बलि चढ़ा दें और उनको दावत दें, ये बहुत ही मजमूम हरकत है। सही है। तो सर मुझे ये बताएं कि मियां साहब वाला सवाल एक रह गया था, पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट आ रहे हैं सर मुस्लिम लीग नून के? जी नहीं, ये डिस्कशन हुई है, लेकिन अब इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये कबल अज वक्त है। इस वक्त तमाम फोकस ये है कि पहले तो वफाकी हुकूमत बनाई जाए और फिर वफाक में और पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं उनको भी अंदरूनी तौर पर भी इस्तेकाम दिया जाए, और तमाम जो अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के वो इसी पर फोकस्ड हैं कि हमें अपनी इन दोनों हुकूमतों को इंशाल्लाह कामयाब करना है। आज सर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी ऑफर दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे सूबे में, मेरे हल्के से शुरू करें और पूरे सूबे में, चूंकि वहाँ भी धांधली की बात आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ पर कह रहे हैं पहले मेरे सूबे में इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवा ली जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, और फिर आप बाकी भी जहाँ जहाँ हुकूमतें बन रही हैं वो लोग भी इस चीज़ पे जो है वो करें, ऑफर करें, भाई वो हल्के खोलें अपने अपने फॉर्म 45 के मुताबिक। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी मुस्लिम लीग नून सेंटर में और पंजाब में? जी वो अब आज वज़ीर आला मुंतखब हो गए, अपने सूबे में करवा दें जो करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंतखाबात की दलदल में धंसे रहने से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।
हमें आगे बढ़ना है, और इसलिए भी बढ़ना है कि ये नहीं हो सकता कि जिस सूबे में मुझे अक्सरियत मिल जाए सिर्फ वहां इंतखाब ठीक हुआ और बाकी जगह ठीक नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए ऑफर कर रहे हैं, वो समझते हैं कि उनकी मेजॉरिटी है तो लिहाजा मामला उनके हक में आएगा। तो पंजाब में जो है वो हम समझते हैं कि पंजाब का इंतखाब था वो लार्जली ठीक था बिकॉज हमें मेजॉरिटी मिल गई। सिंध में पीपल्स पार्टी समझती है, देखिए इंतखाबात वफाकी और सूबाई आप उन्हें अलहदा नहीं कर सकते। अगर वो एक जगह ठीक थे तो वो हर जगह ठीक थे, और अगर खराबी हुई है तो फिर हर जगह हुई है। लेकिन अगर हम इसमें धंसे रहे और इसी डिस्कशन में हमने वक्त जाया किया तो पाकिस्तान के अवाम की जो तवक्को है कि हम उनकी जिंदगी में कोई रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली और गैस के बिल कम करेंगे, उनके नौजवान मर्दों खवातीन बच्चों के लिए नया रोजगार पैदा करेंगे। ज़ाहिर है सर ये मामला तो चलता रहेगा धांधली वाला। सी तहकीकात क्या हो नहीं जानी चाहिए? कोई कमीशन बन के, कोई अदालती कमीशन बन जाए किसी भी तरह से? 2015 में एक तजर्बा हुआ था, और उस वक्त भी जिस तरह आज ये दावे करते हैं कि जी हमारे पास तो वैगने भर भर के सबूत हैं जो धांधली के, तो वो सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कागजों की भरी हुई, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्दी कर दिया था और कहा था कि 2013 का इंतखाब जो है वो साफ और शफाफ हुआ था। पाकिस्तान के अवाम की भी राय ली गई है, उन्होंने भी ये बात की है। तो कमीशन बना ले, लेकिन कमीशन हुकूमत का मुतबादल नहीं हो सकता। आप अगर इसी दलदल में धंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब की, जिनका कहना है कि अब कमीशन से मामला जो है वो ऐसा जिससे फ़ायदा नहीं होगा। अब वक्त जो है वो तकाजा करता है कि तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो हुकूमत के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मसाइल हैं उस पर हुकूमत अपनी तवानाइयाँ सर्व करे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और बड़े अहम मामले की बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में होने वाली बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार देते हुए वहाँ रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि तकरीबन 2 रोज़ में गवादर में 30 घंटे लगातार बारिश हुई जो तकरीबन 180 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिससे पूरा शहर ज़ेर आब आ गया था और नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए थे। दूसरी जानिब गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रवि ने और भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। जबकि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी इसी तरह का बारिश बरसाने वाला एक सिलसिला दाखिल हो चुका है, जहां 4 बारिश के बड़े स्पेल जो हैं वो उनकी फोरकास्ट की गई है और कराची के अंदर भी रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो अलर्ट हैं इस वक्त कराची के अंदर। बात करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, जबकि हमारे साथ मौजूद होंगे गवादर से बाप पार्टी के सेनेटर कौदा बाबर साहब, जबकि महकमे मौसमियात के DGP हमारे साथ मौजूद होंगे साहिबजाद साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं ज़रा कौदा बाबर साहब की क्या सूरत हाल है इस वक्त गवादर की? वहाँ इमदाद नहीं पहुंची, तबाही की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज कुछ लोग ग्वादर का बारे में पूछ भी रहे हैं, अदरवाइज कोई पूछ भी नहीं रहा था। ग्वादर में मसला ये था कि ग्वादर को पहले से ही अलर्ट थे कि ये बारिश आने वाली है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देख के हमारे निगरान हुकूमत वालों ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया उस तरफ और वो कोई मशीन नहीं देखी। ग्वादर सतह जो सिटी है वो सतह समंदर से नीचे है और सतह समंदर से नीचे होते हुए आपने देखा होगा कराची में जो डिफेंस में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि कराची में भी जब पानी जमा होता था तो बहुत बुरे हालात हो जाते थे। तो ये मसला था। वहाँ पर पंपिंग स्टेशंस नहीं है हमारे पास जो पानी को बाहर, और सीवरेज का सिस्टम उस तरह से है नहीं जिस पे काम अभी चल रहा था GDA की तरफ से, लेकिन वो पूरा हुआ ही नहीं अभी तक। तो सीवरेज का निज़ाम नहीं, निकासी आप का निज़ाम नहीं, अलर्ट पहले से जारी हुआ था। इनको चाहिए था कि ये लोग वहाँ पर हमारे पास हैवी जनरेटर्स भेजते जो पंपिंग करते, जो पानी बाहर निकालते, लेकिन वो थे ही नहीं। अल्लाह जानता है। तो अभी सर लोग किस हालत में वहाँ पे, अभी लोग किस हालत में, इमदाद पहुंची है नहीं पहुंची, क्या सूरत हाल है? सर इमदाद यही है, PDMA की तरफ से कोई 10 जनरेटर्स आए हैं। वो 10 जनरेटर्स पूरे शहर को तो नहीं संभाल सकते ना, तो वो इमदाद ना होने के बराबर है। अभी मैं दुआ करता हूँ, मेरे भाई मेरे दोस्त सरफराज मुफ्ती साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं शायद, तो वो हो गए हैं तो वही कुछ करवाएं वहाँ के लोगों के लिए। लोग बिल्कुल तबाह हाल है अभी जो पानी, लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए ग्वादर में। ना हमें राशन दे कोई, ना हमें कंबल दे, हम सो नहीं सकते, पानी में कोई सो सकता है, हमारा पानी घरों से निकलवा दे बस।
सही है सर, हमारे साथ रहिएगा। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ये बताएं कि कराची के अंदर भी फोरकास्ट है, वहाँ बारिश शुरू हो भी चुकी है, किस तरह के इंतजामी वहाँ पे आपने किए, इंतजाम वगैरह किए किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, और हालात क्या कंट्रोल में? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो स्पेल आया था, 3 स्पेल हो चुके हैं, तो अभी तक हालात कंट्रोल में और तमाम इदारे वन पेज पर है। सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक KMC का अमला, वाटर बोर्ड के अमला और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम टाउन चेयरमैन ऑन पेज है। तो उन्होंने देखिए शहरी जो KMC के हदूद है वहाँ पे KMC टेक ऑफ कर रही है, तमाम इंतजाम देख रही है। और इस दफा सिटी वार्डन भी आपको शहर में रोडों पर नजर आए ट्रैफिक पुलिस के साथ, क्या कि लोग आसानी से अपने सफर को घर तक महफूज पहुंच सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं रूम के लास्ट पॉइंट एयरपोर्ट शारे फैसल पे पहुंचा हूँ, जहाँ अक्सर पानी ज्यादा खड़ा होता है, वहाँ पे भी अभी पानी है ही नहीं और ट्रैफिक अपनी रवां दवा चल रही है। तो बेहतर सिचुएशन है और तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। CM साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कमिश्नर कराची भी रोडों पर हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, तो इससे बेहतरी आई है। कुछ बिजली बंदिश की काफ़ी इलाकों से शिकायत आ रही हैं, उसकी क्या वजह है? बिजली की बंदिश की शिकायत आई है, उसके हवाले से KLEC के अकाउंट से हमने रब्ता किया है। कहीं कहीं वो पोलों में करंट की वजह से उन्होंने बंद किए हैं, जैसे ही वो पानी का और उनके सुनते हैं तो खोल देते हैं। कहीं लोड शेडिंग है तो KLEC के अकाउंट से बात हुई है हमारी। और कितनी बारिश अब तक हो चुकी है? बारिश हुई है, कहीं तेज हुई है, कहीं कम हुई है, मुख्तलिफ प्लेसेस में हुई है। ज्यादा बारिश मलिर में सेंट्रल की तरफ हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काबिल कंट्रोल है। सही है, हमारे साथ रहेगा अब सलमान साहब। शहजाद साहब, ये बताएं सर के महकमे मौसमियात की क्या पेशगोई है सर कराची के अंदर बारिशों के बारे से, और ये जो गवादर में एकदम से आई बारिश, क्या उसकी पहले नहीं थी फोरकास्ट वगैरह, इस तरह की तूफानी बारिश होगी? नहीं, फोरकास्ट में तो था कि जी बारिश ज्यादा, लेकिन बाज़ का तो होता है कि जी जितनी फोरकास्ट थी उससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाती है। ये तो सिस्टम अल्लाह के पास है ना कि जी पानी कहाँ पे ज्यादा बरसना है या कम है। लेकिन बारिश की फोरकास्ट तो हमने वैलेंटाइन दी हुई थी। अभी भी हमारी चल रही है एडवाइजरी, जिसमें अभी तक बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में बारिशें हुई हैं। कहीं पे ज्यादा हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा हैं और कहीं पे कम भी हैं। उसके अलावा सिंध में भी अभी जो सिलसिला जो है ये आज बारिश का जो है वो शुरू हो जाएगा, और पंजाब के भी वस्ती पंजाब तक जो है वो सिलसिला बारिश का पहुंच चुका है। और कल तक भावलपुर डिवीजन या इन इलाकों में भी बारिश शुरू हो जाएगी रात तक की। बल्कि तो पहाड़ों पे बर्फबारी काफी ज्यादा इम्कान है, बल्कि हमने तो मरी के लिए या हमारे हिली एरियाज जो हैं उनके लिए एडवाइजरी ये भी इशू की है कि लोग कम जाएं, ताकि ज्यादा बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइडिंग या इस किस्म के इशू भी हो सकते हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो सरदार खान साहब, ये जो सिंध के अंदर जो एडवाइजरी जारी हुई आज, वहाँ पे रेन इमरजेंसी भी नाफज कर दी गई है, बड़ी अलर्ट है सारी इंतजामिया। किस तरह की बारिश का वहाँ पे, कुछ ज्यादा खौफनाक किस्म की, यानी कि ज्यादा बारिश का वहाँ पे इम्कान है, खदशा है? बिल्कुल, बारिश ज्यादा भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल वैलेंटाइन सारा कुछ बताया गया, लेकिन बहरहाल जो भी है इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारे सिंध के भाई बता रहे थे कि काफी हद तक इंतजाम किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला करे कि जी अर्बन फ्लडिंग ना हो जाए। तो शहरों में असल में बारिश एकदम ज्यादा जब हो जाती है तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो सर ये फोरकास्ट क्या है, कोई सैलाबी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी कराची के अंदर? सूरत हाल नहीं है, इस मौसम में सैलाब नहीं आते। ये सिर्फ बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग या कोई नदी नाले बह सकते हैं छोटे मोटे, इतने नदी नालों तक भी बात नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह, मुझे लगता है। तो कराची के अंदर तो थोड़ी सी बारिश भी काफी ज्यादा होती है, वहाँ तो सैलाबी अर्बन फ्लडिंग कराची के अंदर तो सूरत हाल पैदा हो ही जाती है। पता है ये कराची शहर का बड़ा मसला है, वहाँ पे थोड़ी बारिश भी बाज़ का तंग कर जाती है। जी जी, तो बाकी इस तरह का कोई गवादर की तरफ तो मजीद बारिश का इम्कान नहीं है, जहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है अगले 12 घंटे तक या रात तक या कल दोपहर तक गवादर से मौसम जो है ना वो बारिश वाला निकल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह खुशक मौसम होगा तो इंतजामात भी अच्छे तरीके से कर लेगी गवर्नमेंट। तो लेकिन ये है कि बारिश में थोड़ा सा आपको पता है कई मसाइल होते हैं, रुकावटें होती हैं। तो लेकिन ये है कि जी गवादर में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि उस शहर के लिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा रिकॉर्ड कायम हो गया इस मौसम में।
और सर ये पैटर्न जो है ये कल मैं सुन रहा था मुर्जा वापस को कि मार्च में इस तरह की बारिशें नहीं हुआ करती हैं, ये पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, ये बिहेवियर सारा वेदर का? वो तो फिर आप देखिए ना कि जी क्लाइमेट चेंज ने कितना इफेक्ट किया हुआ है हमारे माहौल को। यही बस क्लाइमेट चेंज है कि जी आपने देखा होगा कि जी बारिशें पहले इतनी ज्यादा टाइम में नहीं होती थी, अब देखें 1 घंटे में या 2 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। जी हाँ, तो मिलीमीटर तक बारिश होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का यही है इम्पैक्ट कि जी वो आपके पैटर्न जो थे नॉर्मल रूटीन के उनको इफेक्ट कर रही है। सही है। कोला बाबर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि खुराक की ज़रूरत नहीं है, तो अभी ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, लोग किस तरह से खुराक का अरेंजमेंट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है बाहर से, लेकिन इंटरनली भी लोग किस तरह से, उनकी मोबिलिटी का बड़ा मसला है, घरों के अंदर कहता राशन है, ज़ाहिर काफ़ी घर उसमें डूबे भी हैं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आप लोग जो है अपनी मदद आपके तहत, हमारा कोई रिश्तेदार है ग्वादर में, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम सारे लोग एक दूसरे के लोग हैं, तो हम लोग आपस में ही मदद करके जिस किसी का खुश्क इलाका कहीं पे घर में किसी के पानी नहीं आया हुआ तो वो खुराक मुहैया कर रहा है। कुछ हमारे सिविल सोसाइटी के लोग लगे हुए हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हुए हैं। वहाँ पे मैं तारीफ करना चाहता हूँ डीपीओ ग्वादर की कि वो मैंने देखा है जिसका काम नहीं था वो अपना काम कर रहा है, जिनका काम था वो अपना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन अब बात कर रहे थे कुछ गजा की कि जहाँ इसराइल की जानिब से 147 रोज से जारी जुल्म बर्बरियत और दहशतगर्दी ने अब और भी घिनौनी शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से आज तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद शहरियों को शहीद करने के बाद भी इसराइल के खून की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही, और गुज़िश्ता रोज तो इसराइल ने अपने मकरू इक़दाम को और भी बस्तियों पर पहुंचा डाला। التوفيق والشفا ملانة، شهداء وإصابات فيش حد يسعفهم. शुमाली गजा में भूख और अफलास से परेशान और इमदाद के असूल के लिए अपने ट्रकों के पास से खड़े फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके 112 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 760 को जख्मी कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने शुहदा की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि इन तबसरों से जाहिर होता है कि इसराइल ने नया जुर्म और कत्लेआम करने के लिए पहले से मनसूबाबंदी की थी। हमास के बकौल ये वाक़या जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में जारी मुज़ाकरात को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में कई लाशों और जख्मियों से लदे ट्रकों को दिखाया गया है। एक वीडियो में खून से लथपथ लोगों को ट्रक में ले जाते हुए देखा जा सकता है, जहां लाशें कफन में लिपटी हुई थी और अस्पताल के फर्श पर डॉक्टर जख्मी मरीजों का इलाज कर रहे थे। वीडियो में एक शख्स को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि हम इस तरह की इमदाद नहीं चाहते, हमें इमदाद और गोलियां एक साथ नहीं चाहिए। दूसरी जानिब बतौर जुबानी कलामी ही सही, लेकिन दुनिया से इसराइल की इस ताज़ा हैवानियत की पुरजोर मजम्मत सामने आ रही है। अमरीकी महकमा खारजा के बकौल इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमलों की तहकीकात जारी हैं और जवाब के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। फ्रांसीसी सदर ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसराइल से गजा में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस ने जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि खौफनाक तशद्दुद और मसाइब को खत्म होना चाहिए। याद रहे कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा में इसराइली हमलों में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद अब तक 30,000 से तजावुज़ कर गई है। तामालमी बरादरी और बिलखसूस मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई का किरदार भी निभा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।